हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी, किसका रेलवे ग्रुप डी 2025, जिसका क्या है एग्ज़ाम, कब से है दोस्तों? 17 नवंबर से स्टार्ट होगा, डेट आ चुकी है 17 नवंबर से। और मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स का साइंस स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और साइंस के 25% जो एग्जाम में आएंगे, यानी कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स 2022 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनका संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपना अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र है ये, क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर लगने वाला, अंदर स्थित, इसमें स्थित एक धारावाही क्या है? चालक है, जिसमें धारा आई, धारा प्रवाहित हो रही है। लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः, अंगूठा तो क्या दर्शाता है दोस्तों? बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा को। तर्जनी क्या दर्शाती है दोस्तों? इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को और मध्यमा किसकी दिशा को? धारा की दिशा को दर्शाती है। धारा की दिशा को क्या दर्शाती है? मध्यमा। तो ऑप्शन 3 नंबर का राइट आंसर है। अंगूठा बल को दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है और मध्यमा धारा की दिशा को दिखाती है। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है ये। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। अब आप समझो पहले तो गैसीय विनिमय क्या होता है। गैसीय विनिमय ये होता है कि CO2 तो छोड़ता है, CO2 क्या करता हो? छोड़ता हो। और O2 क्या करता हो? ग्रहण करता हो। CO2 छोड़ता हो और O2 ग्रहण करता हो। ऐसे, ऐसा जो करता है वही क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है। और गैसीय विनिमय, रक्षक कोशिकाएं क्या होती है? रक्षक कोशिकाएं तो रंध्र को बंद करने और खोलने में काम आती है। जो ये रंध्र है, रंध्र, जो क्या रंध्र है, यानी कि जो जो जैसे कि ये पत्ती है, ये पत्ता है, ठीक है, इस पे जगह 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 ऐसे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं। तो ये छेद, पत्ती से छेद है जो CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और ये O2 ग्रहण करते हैं। और इन रंध्रों को बंद करने और इनको खोलने का काम क्या करता है? रक्षक कोशिकाएं करती है। तो इसका क्वेश्चन विनिमय, गैसीय विनिमय पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? रंध्र होगा, क्योंकि ये रंध्र से CO2 छोड़ता है और O2 ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? मृदु लोहा आर्मेचर का भाग है, कुंडली आर्मेचर का भाग है, चुंबक आर्मेचर का भाग नहीं है। चुंबक तो बाहर जो स्टार्टर होता है, चुंबक किस में होता है दोस्तों? स्टार्टर में होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र देता है। ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसलिए एक और दो ही सही है इसके। अगला क्वेश्चन है कि द आई एंड वी, आई क्या है? धारा। आई क्या है यहाँ पे दोस्तों? धारा है। और वी क्या है? वोल्ट है। और आर क्या है? प्रतिरोध है। इन तीनों के मध्य क्या पूछा अपने से? संबंध पूछा है। ये तीनों के बारे में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ढाल होती है, जो क्या ढाल होती है, जो स्लोप होती है, स्लोप होती है, वो I/V होती है। I/V होती है या I/R होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो ढलान होती है वो। मतलब, मतलब क्या? जिसकी ढलान ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, जिसकी ढलान ज्यादा उसका प्रतिरोध कम होगा, यही ना। तो ढलान ज्यादा किसकी है? R3 की सबसे ज्यादा ढलान है, तो सबसे कम प्रतिरोध R3 का होगा। सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? R3 का होगा। और सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? सबसे कम ढलान किसकी है? R2 की है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? R2 का होगा। जिसकी ढलान कम होगी उसी का प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। तो R2 का सबसे ज्यादा होगा, R2 का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, R2 का सबसे ज्यादा होगा। R1 क्या है? मध्य में है। R1 क्या है? मध्य में है, तो R1 का होगा। और फिर R3 का होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें क्या ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सी ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, क्या हो? ऑक्सीकरण हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो? इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो। और अपचयन भी हो, और क्या हो? अपचयन भी हो, क्या हो? रिडक्शन, अपचयन, अपचयन भी हो। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन
जाएंगे। ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीकरण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाएंगे, और जब अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, MnO2HCl, तो O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना, NaO2 में भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और ZnC में भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और अपचयन भी हो रहा है। तो इसमें ये क्या है, ये तो विस्थापन हो रहा है। इसमें तो Ag की जगह Cl लग रहा है, और NO3 की जगह तो Cl लग रहा है। ठीक है, और Cl की जगह NO3 लग रहा है। तो ये क्या है, ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये तो ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। बाकी तीनों क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुटना और इलेक्ट्रॉन का हटना दोनों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। अब आप, साबुन का पायसीकरण क्या होता है, जब साबुन का पायसीकरण, जब ये बूंद होती है, ये क्या है, गंदगी है कपड़े पर, और इस पर साबुन लगाया जाता है, तो साबुन का क्या, छोटी 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 बूंदे इसको यहाँ पे आ जाती है, जमा होती है, और वो उसको क्या करती है, मैल को हटाती है। तो इसी प्रकार से मानव का पाचन तंत्र में क्या होता है, तो वसा का पित्त लवणों द्वारा होता है। वसा का पित्त किसके द्वारा होता है दोस्तों, लवणों द्वारा होता है। वसा का पित्त किसके, लवणों के द्वारा होता है। और बड़ी वसा की गोलाकाय है, ये लाइपेज एंजाइम के छोटे 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 बूंदों से बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलीय की को छोटी गोलिकाओं में बांट देते हैं। ठीक है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। तो विभव ज्ञात कैसे होगा, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। अब आई अपने को दिया नहीं है तो आई निकालना पड़ेगा। तो आई कैसे निकालेंगे, आई बराबर आर अपॉन, आई बराबर वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो आर टोटल निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 और 10, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 10 ओम आ गया। तो आई यहाँ से निकाल लो, वी की जगह कितना है, 5 रखो, आर की जगह कितना रखो, 10 रखो, यानी कि 1/2 क्या आ गई है, आई का मान आ गया। अब निकालना क्या है अपने को, वोल्ट निकालना है। तो V बराबर 1/2, और किस प्रतिरोध के लिए निकालना है, 4 ओम के लिए निकाला, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या आ गया, 2 वोल्ट आ गया। यदि यदि 6 ओम के प्रतिरोध के लिए निकालना होता तो धारा तो समान बह रही है, 1/2 इंटू 6, 3 वोल्ट आ जाता। पूछा क्या है अपने से, 4 ओम के लिए पूछा है, तो 2 वोल्ट आ गया, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, पहले इसमें क्या निकाली, धारा निकाली, किससे निकाली, आई बराबर वी अपॉन आर वाले फॉर्मूले से, फिर V बराबर आई आर ओम के नियम से इसको सोल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब शुष्क बर्फ, जब क्या, शुष्क बर्फ बुझे हुए चूने का कलोनीकरण करती है। सूखी बर्फ है और बुझे हुए चूने का क्या कर रही है, कलोरीकरण कर रही है। कैसे, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, इसका कलोरीकरण किया जा रहा है, यानी कि Cl2 से इसकी क्रिया कराई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस, प्लस में क्या बनेगा, H2O, जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो CaOCl2 बना, जो ये CaOCl2 बना, यही तो पूछ रहा है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये साफ सफाई करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट तो दोस्तों Na2CO3 होता है। अब Na2CO3 का उपयोग तो अग्निशामकों में किया नहीं जाता। अग्निशामकों में तो किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3, किसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामकों में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। ठीक है ना, तो पहला तो क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि अग्निशामकों में तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये गलत हो गया। दूसरा कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3,
ठीक है, इसको जल में घोला जाता है और क्रिस्टल के 10 अणुओं वाले जल में घोला जाता है तो क्या बन जाता है, एक धावन सोडा बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या बन गया दोस्तों, एक धावन सोडा बन गया। ठीक है ना, तो ये दूसरा क्या है, सत्य है। तो कथन नंबर 2 सत्य है और 1 नंबर का गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी दे रखी है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की दूरी बिंब बटे प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब दे रखा है और बिंब दे रखा है, तो प्रतिबिंब बटे माइनस प्रतिबिंब बटे बिंब, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। प्रतिबिंब बटे बिंब यानी कि बराबर -m/m। ठीक है, तो कितना आ गया, प्रतिबिंब तो कितना है 30 और बिंब कितना है 25, तो इसको काटो क्या हो जाएगा 6/5, माइनस का 6/5। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, प्रतिबिंब बटा बिंब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, देखिए ये होता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन होता है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, कार्बन है। 6 तो क्या है, कार्बन, कार्बन बंद हो गया। और कार्बन हाइड्रोजन बंद कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 18 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, निर्गत किरण यानी कि जाने वाली किरण। आने वाली किरण कौन सी है प्रिज्म पर, ए बी, और जाने वाली किरण कौन सी है, सी डी। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। विखंडन, विखंडन किसमें होता है, अमीबा में। विखंडन किसमें होता है, अमीबा में, यानी कि एक एक बड़ा टूट करके 2 अमीबा का निर्माण करते हैं। द्विविभाजन, इसी विखंडन को द्विविभाजन कहते हैं। मुकुलन, मुकुलन क्या है, ये एक हाइड्रा है और इसी में एक पेड़ का उगना, ये क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। तो ग्राफ्टिंग क्या है, प्रजनन का उदाहरण नहीं है। बाकी सब क्या है, प्रजनन का है, जन्म दर जन्म का उदाहरण है, क्योंकि 1 से 2 बना रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है, इसका ये क्या है, ध्रुव सी है, ये क्या है, ध्रुव सी है। और इसका वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव तो पी है, ये पोल है, और वक्रता केंद्र सी है। अब फोकस दूरी क्या है, यहाँ पे एफ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वक्रता, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, और ये फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ होती है। तो वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या आर है, फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, एफ बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है ना, कैसे भी इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं कि विच फैक्टर लेड साइंटिस्ट टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। तो दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया था, विधि के आधार पर किया गया था, कि किस विधि से क्या किया जाएगा। ठीक है ना, स्रोत से, गुण के आधार पर विधियां थी, इनके स्रोत से कि कौन कौन से स्रोत से कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं, किस गुण किस तत्व के गुण किस तत्व से मिल रहे हैं। तो ये तो क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी गुण से, सोर्स स्रोत से, और डिफरेंट मेथड विधियों से। तो तीनों ही क्या है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या। कार्बन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1s2 2s4, 1s2 2s4, यानी कि कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक गोले दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर के पदों में क्या होती है, आर का आधा होती है। वक्रता त्रिज्या का क्या होती है दोस्तों, आधा होती है, अभी मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है।
आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर, ना भैया ना 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 ना, आलू के रस में तो स्टार्च होता है। आलू के रस में क्या होता है दोस्तों, स्टार्च होता है। यदि आलू पर आप आयोडीन मिलाओगे, यदि आलू आलू को काट कर आप आयोडीन यानी कि नमक उस पर लगाओगे, तो कुछ ही देर में वो क्या हो जाएगा, गुलाबी नीला काला हो जाएगा, सॉरी गुलाबी नहीं नीला काला हो जाएगा। लगा के देख लेना, काट करके लगा के देखना, नीला काला हो जाएगा, तुरंत नीला काला हो जाएगा। तो ये किसकी उपयोगिता दिखाता है कि आलू में क्या है, स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है दोस्तों, स्टार्च होता है। और एनसीईआरटी की क्लास मैंने चालू कर दी है, उस एनसीईआरटी की क्लास में इसको तथ्य के साथ में आपको एक्सपेरिमेंट के साथ में बताया जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 है कि आलू के रस में क्या होता है, स्टार्च होता है। अब इस आप बताओगे कि आपको कैसे पता कि आलू के रस में स्टार्च होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आलू को काटिए और काट कर उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाइए कि वो क्या हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। ठीक है ना। यही स्टार्च का गुण है। किसी भी पदार्थ में, किसी भी मतलब कुछ कोई भी चीज हो, उसके अंदर यदि स्टार्च है तो उस पर क्या लगा दो, आयोडीन लगा दो। आयोडीन लगाने पर यदि वो नीला काला होता है तो उसमें क्या है, स्टार्च है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है, यानी कि जो विलय नहीं होती है, अविलेय, विलय ना हो और अवक्षेप, क्या अवक्षेप देती हो, वो क्या देती हो, अवक्षेप देती हो, तो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक से दो में टूटना, एक से एक प्रोडक्ट से दो उत्पाद बनना। ठीक है ना। दो मतलब एक से दो बनना, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो। अपघटन अभिक्रिया यानी कि दो से एक बनना, दो अभिकारक से एक उत्पाद बनना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी दिए गए प्रतिरोध आर को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है कि आर समानुपाती एल बाई ए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यदि लंबाई ये है, इसको दो बराबर भागों में काटेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान जब 16 से 18 या फिर, ठीक है ना, किशोर अवस्था होती है कि 15 से 18 के बीच में, तो मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। कौन सा परिवर्तन केवल और केवल लड़कियों में होता है, मुआ से युक्त तैलीय त्वचा, मुआ से तो भैया लड़कियों में भी हो सकते हैं, लड़कों में भी हो सकते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल आना लड़कों में, उनकी दिखावटी के प्रति सचेतता होना लड़कों में, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होना, बिल्कुल भैया ये लड़कियों में ही होता है। स्तन मनुष्य में तो होता नहीं है, होता है लेकिन उस हिसाब से थोड़ी ना होता है, तो उनकी ग्रंथियों में तो लड़कियों की तो वृद्धि होती है ना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। इनमें से जब कोई भी अणु तत्व है, इसके लिए एक तत्व के लिए कितने अणु होते हैं, तो फास्फोरस के कितने होते हैं, 4 होते हैं। पी4 देखा होगा आपने। नियोन को कभी 2 देखा है क्या, नियोन तो सिंगल रहता है। आर्सेनिक को कभी Ar2 देखा है क्या, नहीं। सल्फर को कितने अणु होते हैं, एस8 लिखा जाता है, तो सल्फर में सबसे ज्यादा हो गए एस8। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सहायक है, अधिक खेती, सिंचाई के घटिया तरीके, मवेशी धारण और समुच्चय रेखीय जुताई। समुच्चय रेखीय जुताई क्या है, एक मृदा अपरदन जो कटाव लगता है उसको रोकने का सबसे बढ़िया वो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी इनोवेल द गिवन 3 प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तीन प्रोसेस कौन सी है, तीन प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस कौन सी है जिसके तहत यूरिन को किडनी से बाहर किया जाता है। यूरिन को किससे, किडनी से बाहर किया जाता है। क्या क्या है, क्या क्या है दोस्तों, निस्यंदन करना, निस्यंदन करना क्या है, एक तो निस्यंदन करना, एक क्या है, पुनः अवशोषण करना। पुनः अवशोषण करना जो अच्छी अच्छी चीजें इसको ऑब्जर्व रिब्रॉप्शन कर लेता है, सेलेक्टिव सेलेक्टिव चीजों को। और तीसरा क्या है, निष्कासन करना। तीसरा क्या है, बाहर मतलब जो अवशिष्ट होता है उसको बाहर निकालना। तो पहले तो क्या करेगा, फिल्टर करेगा, पहले क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है ना। किडनी अपनी क्या क्या काम करती है, पहले करेगी फिल्टर, फिर दूसरे नंबर पे करेगी उसमें से कुछ अवक्षय होंगे वो अपने में ग्रहण कर लेगी फिल्टर करने के बाद में। और तीसरा क्या है, अपशिष्ट को बाहर निकाल देती है। पहले फिल्टर करेगी, फिर ग्रहण करेगी, फिर अपशिष्ट को बाहर निकाल देगी। तो मेरे प्यारे साथियों,
अंतिम क्वेश्चन है कि किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है? ई कोलाई कोलीफोरम। ई कोलाई कोलीफोरम जीवाणु का प्रतिशत सूचक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। एक सेट टोटल हो गया, 25 क्वेश्चन का सेट हो गया। कितने क्वेश्चन का सेट हो गया दोस्तों? 25 क्वेश्चन का अपना सेट हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ही रोज सेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, और दोस्तों को, सभी दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और एक ग्रुप डी की माँ बम्पर वैकेंसी है 32,000, इसके बाद में अब 32,000 भी नहीं आएगी, क्योंकि हर साल वैकेंसी आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। स्टे लग रहा है, ये मत सोचो कि स्टे लग रहा है एग्जाम होगी या नहीं होगी, एग्जाम होके रहेगी, डेट अनाउंस कर दी गई है आपको। तो आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए। और बेस्ट साइंस के लिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की क्लास भी चालू कर दी है। साइंस की प्रॉपर एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सभी को धन्यवाद। राम राम।